विवाह करने का अधिकार मेरा पहला बनता है। इस युवती को देखकर कोई भी अपना दिल हार जाएगा। कि मैं अपने पिता के निर्णय का सम्मान करती हूँ। ठीक है, मैं तुम तीनों के लिए एक परीक्षा रखता हूँ। जो भी उस परीक्षा में सफल होगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे निश्चित कर दूंगा। मैं उत्तर दिशा में जाने की सोच रहा हूँ। और मैं दक्षिण दिशा में, और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। देखो, आप जैसा समझ रहे हो ये कोई साधारण कालीन बिल्कुल नहीं है। आप इस पर चढ़कर जहाँ भी जाना चाहते हो ये आपको वहाँ लेके जाएगी। इससे अनमोल वस्तु मुझे और कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो किसी सोने के आभूषण से भी बहुत कीमती है। ये सिंह मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया है। मुझे सफरचंद चाहिए। अरे ये क्या, ये राजकुमारी को कुछ हो गया है। महाराज उसके पास बैठे हैं और वो मुझे चिंता में लग रहे हैं। हमें कुछ जरूर करना चाहिए। इसके बाद तीनों भाई गुणवर्मा के लाए कालीन पर सवार होकर राजकुमारी के पास जाते हैं। आप तीनों को एक एक भाला दिया जाएगा। आप तीनों में से जो भी उसे दूर फेंक पाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। आदित्य, आपका फेंका हुआ भाला कहाँ जाकर गिरा है? हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। आदित्य वर्मा का फेंका हुआ भाला हमें मिला ही नहीं। फिर भाला दूर फेंक कर विजेता तो राजवर्मा ही सिद्ध हो गए हैं ना। बस इसीलिए राजकुमारी का विवाह मैं राजवर्मा से करने का निर्णय लेता हूँ। इस तरह भाला ढूंढने निकले आदित्य वर्मा को मैदान से बहुत दूर जाकर एक पत्थर पर भाला गिरा हुआ मिला। उस भाले को देखकर वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये भाला यहाँ पे आके गिरा है। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, भाला इतनी दूर आकर कैसे भी नहीं गिर सकता है। वहाँ तो कोई गुफा लगती है, जाके देखता हूँ कि वहाँ कोई रहता है क्या। आदित्य गुफा के पास चला गया तो उसे वहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दी। यहाँ सीढ़ियों से रास्ता निकलता है, जाके देखता हूँ। मेरे भाले का यहाँ गिरने का इस गुफा से कोई संबंध हो ना हो जरूर होगा। लेकिन ये द्वार तो बंद है। बड़ा ही विचित्र है ये। इस गुफा में भला ये द्वार किसने लगाया होगा? द्वार को खोल कर देखता हूँ मैं। गुफा में दिखे उस द्वार को खोलकर आदित्य अंदर चला जाता है। वहाँ एक राजभवन होता है। उस राजभवन में सिंहासन पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई होती है। राजकुमारी आदित्य को देखकर, राजकुमार आदित्य वर्मा का स्वागत है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए ना। राजकुमारी, आप कौन हैं और आप भला मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं महान शक्ति से उत्पन्न भूतराज की पुत्री हूँ। मेरा नाम है कंचन। मैं आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। आपका फेंका हुआ वो भाला किसी को दिखाई ना दे, इसी वजह से मैंने उसे गायब करवाया था। आपने ये क्यों किया? आपके भाले को गायब करने के कारण मैं उस स्पर्धा से विजय नहीं हो पाया हूँ। आप मुझसे भी अधिक सुंदर युवती से विवाह कर पाओ इसलिए ऐसा किया, बस और कोई बात नहीं है। मैं तो सदैव आपका भला ही चाहूंगी युवराज, और आपका भला आपके हाथ में है। क्या मेरे हाथ में? आखिर वो युवती है कौन? वो आपके सामने ही है और इस वक्त वो युवती आपसे बात कर रही है युवराज, यानी वो सुंदर युवती मैं ही हूँ। वास्तव में यही सत्य है। आप उस राजकुमारी से भी अधिक सुंदर हैं। आपका पति बनकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। आप कुछ दिन यहीं पर रह जाइए। अगर आपको यहाँ का वातावरण अच्छा लगे और हमारा राज्य आपको पसंद आ जाए तो हम अच्छा सा एक शुभ मुहूर्त देखकर विवाह कर लेंगे। मुझे भी ये स्वीकार है। वैसे भी इस समय अपने राज्य वापस लौटना नहीं चाहता मैं। ठीक है, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। चलिए भोजन करते हैं। कंचन ने काफी सारे पकवान बनवाए थे। भोजन करने के बाद आदित्य, आहा, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी नहीं खाया है। बहुत ही अच्छा है। आपका आतिथ्य भी अच्छा है और आप भी, आपका राज्य भी मुझे बहुत पसंद आया। यानी आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने पसंदीदा योद्धा से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। फिर आदित्य कुछ दिनों तक वहीं रहकर विवाह करके अपनी पत्नी के साथ संतोषमय जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में एक दिन कंचन ने आदित्य को बताया कि उनके पिता का देहांत हो गया और गुणवर्मा राजा बन चुका है। मुझे जल्दी हमारे राज्य जाना होगा। चलो कंचन, हमें अपने राज्य वापस लौटना ही होगा अब। मैं आपके राज्य नहीं जा सकती हूँ, आप जाकर आइए। मैंने पहले ही कहा था आपको विवाह के बाद हमारे राज्य में ही रहना होगा। शायद आप ये बात भूल गए हैं। मैं हमेशा के लिए हमारे राज्य जाने की बात नहीं कर रहा। जल्द ही वापस लौटूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चल सकती हो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन एक शर्त है, आप किसी से नहीं कहेंगे कि आप यहाँ आए और मुझसे विवाह किया। ये बात आपको गुप्त रखना होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। आपके घोड़े के पास कुछ उपहार रखे हैं, वो आप अपने भाइयों को दे देना। इस उपहार से वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। आपके राज्य में किसी ने भी ऐसे आभूषण कभी नहीं देखे होंगे। सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर। इसके बाद आदित्य वर्मा उन उपहारों को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ता है। भैया, आपके राजा बनने पर आपको बहुत बधाई हो, लेकिन पिताजी अचानक चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। पिताजी का जाना बहुत दुख है। तुम तक समाचार पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। आखिर तुम थे कहाँ? इतने दिन तक क्या किया और इतने मूल्यवान आभूषण कहाँ से लाए हो तुम, बताओ। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, पर मैं राजभोग का अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत ही संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ, इतना कह सकता हूँ। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ यहीं रहो। राज्य के परिपालन में मेरी सहायता करो। भैया, मुझे तुरंत ही वापसी करनी है, लेकिन मैं हर 3 माह में आपसे मिलने आया करूँगा, ठीक है? कुछ समय वहाँ पर रुककर आदित्य कंचन के पास वापस लौट जाता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन आपके भाइयों को तो अच्छा लग रहा है ना?
लेकिन आने वाले समय में उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा और लोगों को जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि उन पर खतरा हो सकता है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने जो उपहार उन्हें दिए उनसे वो बहुत प्रसन्न हुए। मुझे विश्वास है उनसे मुझे कोई हानि नहीं हुई होगी। तुम इसकी चिंता मत करो। अभी आपको ऐसा ही लग रहा है, पर आगे चलकर आपको सब पता चल जाएगा, परिस्थितियाँ कुछ बदल जाएंगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तुम्हें कैसे पता है कि भैया से भविष्य में मुझे बहुत खतरा हो सकता है? मैंने एक विद्या सीखी है, जो मेरे अपने होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उनका भविष्य देख सकती हूँ। जब आप 3 महीनों बाद उनसे फिर से मिलने जाओगे, तब आप जरा संभल कर रहना, इतना काफी है। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आदित्य वर्मा फिर से कई अनमोल आभूषण लेकर अपने भाइयों के पास जाता है। महाराज, मुझे लगता है आपने सावधानी नहीं बरती। आदित्य से आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। महाराज, क्या मुझे मेरे भाई से खतरा है? ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उससे मुझे बहुत प्यार है। देखिए, वो आपके लिए बहुमूल्य उपहार लाते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि वो कहाँ और किसके साथ रहते हैं और क्या करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनकी यही मंशा है कि वो धीरे से सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले। इसीलिए आपको इस तरह उपहार देने का नाटक करके किसी दिन अपने राज्य से सिपाहियों के साथ आ करके आप पर निश्चित रूप से आक्रमण कर दे, आपको पता ही ना चले। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? ठीक, आप इस बार जब आदित्य आएगा तब उसके वापसी के समय गुप्त तरीके से उसका पीछा करके पता लगाना कि वो आखिर कहाँ रहता है और क्या क्या करता है। पता लगाकर हमें सूचित करने के लिए कहे उन्हें, ठीक है? इसके बाद गुणवर्मा के कहे अनुसार एक सिपाही आदित्य का अनुसरण करके उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद आदित्य एक गुफा में चला जाता है और गायब हो जाता है। और ये क्या? अभी तक तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया ये? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ये गुफा तो खाली पड़ी हुई है, यहाँ कोई मनुष्य भी नहीं है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तुरंत महाराज को जाकर मुझे ये बताना होगा। उस गुफा की सीढ़ियाँ किसी को दिखाई नहीं देती, केवल वो जो कंचन के प्रिय हो बस वही देख पाते हैं। वहाँ गुणवर्मा के पास जाकर सिपाही उन्हें सब कुछ बताता है। ये कैसी विचित्र बात है? भला ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण है मंत्री जी? मुझे सिपाही ने इस विषय में पहले ही बताया था, इसीलिए मैं एक तंत्रिका अपने साथ में लाया हूँ। इस बार जब आदित्य वर्मा आएंगे तब मैं इन तंत्रिका जी को उनका पीछा करवा करके ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और उस गुफा का क्या राज है, ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे हम। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आदित्य वर्मा के विषय में मुझे हर बात की जानकारी चाहिए। अगर 3 महीने बाद वो फिर से आएगा, उस समय बूढ़ी तांत्रिका को यही रहने के लिए कह दो, समझ गए ना आप? 3 महीने बाद आदित्य वर्मा उपहार के साथ आ गया। कुछ दिन अपने राज्य में बिताकर वो वापस कंचन के पास चला जाता है। गुफा में जाते समय एक बूढ़ी तंत्रिका वहाँ खड़ी थी। वो उसे देखकर कहती है, ओहो, अरे बाप रे, बहुत कमजोरी सी है। कोई है क्या यहाँ पर बेटा? कौन है तुम माई? तुम्हें पहले मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो माई? बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। मैं बस चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। मुझे बुखार भी है बेटा और बहुत भूख भी लग रही है। मुझ पर दया करके अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने को दे दो। माई, आपकी अवस्था देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं। चलिए, पास ही मेरा घर है। यहाँ तो बस पत्थर ही है। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम गुफा के अंदर रहते हो? वो बाद में बताऊंगा, अभी साथ आइए। आदित्य उसे गुफा के अंदर ले जाता है। द्वार से देखकर अंदर जाता है। ये देखकर तंत्रिका, आहा, इतना सुंदर राजमहल और वो भी गुफा के अंदर। बाहर से देखकर तो ये बस पत्थर ही लगता है। चलो, आप इस कक्ष में विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। आपका ज्वर भी कम हो जाएगा, चिंता मत करिए। तुम सच में बहुत अच्छे हो बेटा। इसके बाद आदित्य कंचन के पास जाता है। एक बेचारी बेसहारा वृद्धा मेरे साथ आई है और वो काफी बीमार भी है। जो वृद्धा आपके साथ यहाँ पर आई है उसे कोई बीमारी नहीं है। वो तो बस बीमार होने का नाटक कर रही है। वो यहाँ आपका हित करने नहीं आई है, बस यहाँ की जानकारी निकालने आई है। तुम उसे देखे बिना ये कैसे कह सकती हो? मैं सब जानती हूँ। उस औरत की वजह से आप पर खतरा मंडराने वाला है। वो आपके भाइयों की दूत है और आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई है। वो चाहे जो भी हो, मैं उसका बुरा नहीं चाह सकता हूँ। इस विषय को छोड़ो। यूँ विश्राम कर रही उस तंत्रिका को आहार देकर, ये लीजिए, इसे पी लीजिए, इससे आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। बेटा, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे जाना चाहिए। माई, आपको यहाँ जितने दिन आराम करना है आप बेझिझक कर सकती हैं। पूरी तरह से ठीक होकर आप यहाँ से आराम से चली जाना। बेटा, मैं कल सुबह ही यहाँ से वापस जाऊंगी। नहीं गई तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। इस तरह तंत्रिका उस रात वहीं रुककर अगली सुबह आसपास घूमकर सब कुछ जानकारी प्राप्त करके राजा गुणवर्मा के पास वापस चली जाती है। बताओ रजनी जी, आप आ गई? पता चला मेरा भाई कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है? सारी जानकारी इकट्ठा करके आई हूँ महाराज। जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह वो कोई व्यापार नहीं करता है। वहाँ वो किसी मायावी राज्य में रहता है और आपके राज्य से
वो राज्य काफी धनी और समृद्ध लगता है। जहाँ देखो बस विशाल भवन ही थे, दरवाजे भी सोने के थे। वहाँ सबका परिवार बहुत ही ज्यादा धनी था, लेकिन वो राज्य किसी को दिखाई नहीं देता। अगर कोई वहाँ का रहने वाला हो तो ही कोई अंदर जा सकता है। इतना धनवान राज्य है, पर मेरा भाई वहाँ क्या कर रहा है? आपके भाई ने वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। अब वो वहाँ का भावी राजा बनने वाला है। तो क्या तुम उस राज्य में सरल प्रवेश कर सकती हो? हाँ, मैं वहाँ आसानी से जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक बार उस राज्य में जा चुकी हूँ, तो मैं जा सकती हूँ वहाँ पर। ठीक है, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब जाइए। आइए मंत्री जी, रजनी जी ने मेरे भाई के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आपका कथन सत्य है, आदित्य वर्मा मेरा भाई उस राज्य का राजा बनने वाला है, और वो बहुत ही धनवान राज्य है। एक बार सोच कर देखिए महाराज, अगर वो राज्य आपका हो जाए तो। मेरे मन में चल रही बात आपने कह दी है। उस राज्य पर आक्रमण करने से उनका ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। वो मेरा भाई हो या कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस राज्य को मुझे प्राप्त करना ही होगा। उधर इस विषय का आभास होते ही इस बात से अनजान आदित्य को राजकुमारी सब बताती है। मैंने नहीं सोचा था कि भैया मेरे साथ ऐसा छल कर सकते हैं। मैंने उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कंचन? आप घबराइए मत, हमारे पास जितना बल है उनमें नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी सेना कितनी प्रचंड है, क्योंकि अब वो हम पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं, तो हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर देंगे। तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं भैया से युद्ध लड़ूं? आप पर आक्रमण करके आपका भाई सब कुछ छीनना चाहता है, तो उनसे युद्ध करना कहाँ गलत है? मुझे बताइए आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है? युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो हम पर आक्रमण करेंगे तो हमारे सैनिक देखते तो नहीं रहेंगे, और इस युद्ध में आपके भाई की मृत्यु तय है। मुझे कुछ ऐसा सोचने दो जिससे भैया की प्राण न जाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, कुछ ऐसा सोचते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपके एक भाई से युद्ध करने के लिए तो मेरा एक भाई ही काफी है। मैं कल ही उसे वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजती हूँ, और उसे कह दूंगी कि इस बात का ध्यान रहे कि आपके भाई को कुछ न हो। ये उचित सोच है। कल अपने भाई को भेजकर तुम भैया को बंदी बना कर ले आने को कहो। इसके बाद राजकुमारी अपने भाई को वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजती है। राक्षस महाकाय गुणवर्मा की सेना से लड़कर उन्हें तितर बितर कर गुणवर्मा को बंदी बनाकर आदित्य वर्मा के पास लेकर आता है। भैया, मैंने आपको अनमोल उपहार देकर आपका सम्मान किया। अपने राज्य में कोई हिस्सेदारी भी नहीं मांगी, फिर भी आपने मुझ पर इस तरह आक्रमण करने की सोची। मैं चाहूँ तो आपको अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई हो, मैं ऐसा कुकृत्य नहीं करूँगा। हमारी सेना के आगे आपकी सेना तो कुछ भी नहीं है राजकुमार। हम आपको जाने देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना होगा, आप हमारे राज्य की तरफ देखेंगे भी नहीं। मुझे स्वीकार है, मुझे क्षमा कर दीजिए आदित्य, मुझसे भूल हो गई। फिर कभी तुम्हारे राज्य पर बुरी दृष्टि नहीं रखूंगा मैं। फिर आदित्य वर्मा कंचन के राज्य का राजा बन जाता है